हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का, आप लोग ऊपर में देख पा रहे होंगे, क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और सारा क्वेश्चन यहीं से बनेगा, 100% की गारंटी है। तो बस आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। और मैं आप लोगों को सिर्फ 3-4 वीडियो में आपका सारा हिंदी इलेक्टिव कंप्लीट करा दूंगा। कैसे कराऊंगा समझिएगा। और जो आपका हिंदी इलेक्टिव है ना, ये 2 बुक है, इसका मतलब 2 बुक है। एक है आपका अंतरा बुक, ठीक है, एक है अंतरा और एक है आप लोग का एक दूसरा का बुक है जिसका कि नाम है अंतराल, ठीक। तो अंतरा बुक में आपके 2 सेक्शन है, एक तो है काव्य खंड और एक है गद्य खंड। तो हम लोग इस वाले वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस वाले वीडियो में हम लोग काव्य खंड देखने वाले हैं। काव्य खंड का हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग का गद्य खंड बता दूंगा। काव्य खंड में जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग इसमें देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी गद्य खंड के चैप्टर है उसमें हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अंतराल बुक पर आ जाएंगे। तो बस इस प्रकार से मैं आप लोग को सारा कंप्लीट करा दूंगा, तो बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ एक वीडियो में आप लोग को अंतरा जो बुक है उसका काव्य खंड सारा कंप्लीट करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर सारे ले रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देवसेना के गीत के कवि कौन है। तो पहला चैप्टर जो है आप लोग का देवसेना का गीत, तो इसके कवि का नाम बताना है। इसके कवि कौन है, तो इसके कवि है जयशंकर प्रसाद, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, जो देवसेना का गीत है ना आपका चैप्टर, इसके लेखक कौन है या फिर कवि, तो यह है हमारे जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर बोला कि देवसेना का गीत शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। जो देवसेना के गीत है ना, ये किस मतलब नाटक से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया बताना है। तो उसका क्या नाम था, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग को, चंद्रगुप्त दिया गया है, स्कंदगुप्त दिया गया है, अजात सूत्र दिया गया है, साथ ही ध्रुव असमानी दिया गया है। तो राइट आंसर किया जाएगा आप लोग का, राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर कौन सा राइट आंसर जाएगा आप लोग का, इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का स्कंदगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। स्कंदगुप्त के नाटक से ये लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवसेना कौन थी। पूछ रहा है कि देवसेना कौन थी, जो कि इस चैप्टर का ही नाम है देवसेना का गीत। तो देवसेना कौन थी बताना है। तो देवसेना कौन थी, तो ये थी आप लोग का मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त किसको प्रेम करता था। तो स्कंदगुप्त के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि स्कंदगुप्त किसको प्रेम करता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से राइट आंसर जाएगा आप लोग को विजया से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद जी द्वारा, यहाँ पर प्रसाद जी मतलब कि किसका बात कर रहा है, तो ये हजारी प्रसाद जी की बात कर रहा है। द्वारा लिखित स्कंदगुप्त नाटक की नायिका देवसेना किसको प्रेम करती थी, मतलब कि देवसेना किसको प्रेम करती थी ये बताना है। यहाँ तो स्कंदगुप्त के बारे में पूछा था, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि देवसेना किसको प्रेम करती थी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ये राइट आंसर जाएगा कि स्कंदगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देवसेना स्कंदगुप्त को चाहते थे लेकिन स्कंदगुप्त विजय को चाहता था ना, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्कंदगुप्त को। फिर है कि देवसेना के जीवन में किसने विवाह की तान उठाई थी। देवसेना के जीवन में किसने विहाग की तान उठाई थी, क्या देवसेना के जीवन में किसने विहाग की तान उठाई। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का स्कंदगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि जीवन के अंतिम क्षणों में जब स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करता है तो देवसेना क्या करती है। मतलब कि ये जो हमारा स्कंदगुप्त है ना, पहले ये तो विजया को चाहता है, ठीक, मतलब कि विजया से प्रेम करता है, लेकिन विजया इसको नहीं मिल पाती है, इसलिए जीवन के अंतिम क्षणों में जो स्कंदगुप्त है ये देवसेना का प्रेम पाना जाता है और इसीलिए स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करता है। तो देवसेना मतलब क्या करती है बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि देवसेना स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन अस्वीकार कर देती है, क्योंकि पहले स्कंदगुप्त ने एक बार इसको अस्वीकार कर दिया था देवसेना के प्रेम को, इसीलिए फिर देवसेना भी इसको अस्वीकार कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है। मतलब कि पहले तो उसको विजय नहीं मिल पाती है स्कंदगुप्त को, और फिर देवसेना भी इसके प्रेम को ठुकरा देती है लास्ट में। तो फिर बोल रहा है कि फिर स्कंदगुप्त मतलब क्या प्रण लेता है, क्या व्रत लेता है, बताना है। तो यह आजीवन अविवाहित रहने का मतलब यह प्रण लेता है, व्रत लेता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट, मतलब कि अब ये कभी भी विवाह नहीं करेगा, ऐसा प्रण ये लेता है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग का यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब आप लोग का यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आ गया जो कि है कार्नेलिया का गीत, और इसके राइटर कौन है, इसके राइटर भी है आप लोग का जयशंकर प्रसाद ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, अब यहाँ पर मतलब इसका हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने मधुमेह देश किसे कहा है। तो जो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद ने मधुमेह देश किसे कहा है। तो जयशंकर प्रसाद ने मधुमेह देश किसको कहा है, हमारे प्रिय भारत को कहा है। फिर है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है। कविता में एक पंक्ति दिया गया है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो इस पंक्ति का क्या मतलब निकलता है ये हमको बताना है। तो इसका मतलब निकल कर है कि भारत देश में लोग प्रेमपूर्ण माहौल में रहते हैं, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि कौन अनजान क्षितिज को सहारा प्रदान करता है। अनजान क्षितिज का बात मतलब कि आप लोग को चैप्टर में किया गया है। तो यहाँ पर बताना कि कौन अनजान क्षितिज को सहारा प्रदान करता है। तो कौन है, हमारा प्रिय भारत। सभी मतलब कि अनजान लोग भी हमारे यहाँ आते हैं तो उनको हम लोग रिस्पेक्ट वगैरह देते हैं, तो वही बात बोल रहा है। फिर है कि लघु सुर सूरधनु का क्या आशय है, लघु सूरधनु का क्या मतलब है ये बताना है। तो इसका मतलब होता है इंद्रधनुषी पंख, पंख फैलाए छोटे पक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा का राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर फिर आगे है कि कार्नेलिया का गीत के कवि कौन है। तो जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जिस चैप्टर के बारे में, वही है कार्नेलिया का गीत, और इसके कवि कौन है। तो अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था इसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद है। कार्नेलिया का गीत पूछे या फिर देवसेना का गीत पूछे, दोनों के कवि कौन है, दोनों के ही कवि जयशंकर प्रसाद है। फिर है कि कार्नेलिया का गीत का रचनाकार कौन है। तो फिर से वही बात पूछ रहा है, रचनाकार मतलब कवि ही होता है एक प्रकार से। तो इसका भी राइट आंसर जयशंकर प्रसाद ही आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। फिर कि कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है, मतलब कि कार्नेलिया का गीत में किस विषय पर बात किया गया है, केंद्रीय विषय बताना है ना। तो भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का गौरवान, मतलब कि इसमें भारत का संस्कृति और प्रकृति का बखान किया गया है। ठीक, तो बात सही है। भारतीय पक्षियों का वर्णन भी किया गया, ये भी बात सही है। विदेशी अतिथियों का स्वागत, मतलब कि हम लोग विदेशी लोगों का भी बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, तो ये भी बात बोला गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा हो जाएगा राइट, यानी कि ये सभी। फिर आगे है क्वेश्चन, कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का प्रसिद्ध है। तो वहां पर हम लोगों ने ऊपर वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कौन से, देवसेना का गीत कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो था हमारा कौन सा, वो स्कंदगुप्त का मतलब था, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का प्रसिद्ध है। तो यह है चंद्रगुप्त। ये कौन सा है, यह है हमारा चंद्रगुप्त। तो अगर ये पूछ दे मतलब कि कार्नेलिया का गीत पूछ दे तो आप लोग याद रखेंगे ये कौन सा है, ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, आगे क्वेश्चन क्या है, कार्नेलिया का गीत शीर्षक कविता किस नाटक से लिया गया। तो फिर से वही बात पूछ रहा है कि ये कौन से नाटक है। तो अभी तुरंत मैंने बताया ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। फिर कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश की विशेषताओं का बखान किया। तो हमारे भारत देश का जो भी विशेषता है उसी का बखान किया है। फिर अगल का क्वेश्चन है, कार्नेलिया के गीत में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है। कार्नेलिया के गीत में भारतवासियों की क्या विशेषता बताई गई है, बहुत सारी विशेषता बताई गई है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्शन कि अनजान लोगों को आश्रय देना, तो बात सही है, भारत में अनजान लोगों को आश्रय दिया जाता है। फिर है कि दूसरों के दुख में दुखी होना, मतलब कि कहीं पर मतलब कोई दुखी है तो उसके दुख में हम लोग शामिल होते हैं, तो कहना कि ये मतलब है। तो ये भी सही बात बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जगह राइट, यानी कि ए और दोनों। फिर है अगल का क्वेश्चन कि भारत की प्रकृति और महान संस्कृति के प्रति अपना भाव उजागर कौन प्रकट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या जगह, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन, यानी कि कार्नेलिया, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं कार्नेलिया का गीत। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि कार्नेलिया कौन थी। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कार्नेलिया कौन थी, जिस गीत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये कौन थी बताना है। तो कार्नेलिया कौन थी, तो कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी, और सेल्यूकस एक सेनापति था। ठीक है, ये सेनापति था, तो सेल्यूकस की ये पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मधुमेह देश हमारा
भारत की किस विशेषता की ओर संकेत कर रहा है, मतलब कि मिला जुला करके मधुमेह देश हमारा का मतलब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कि मधुरता और सौहार्द, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। फिर है भारतवासियों की आंखों में लबालब असीम करुणा और दयालुता को कवि क्या कहता है। तो कवि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारे कवि बरसाती आंखों के बादल। क्या बोलते हैं, बरसाती आंखों के बादल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा 3rd नंबर वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये पंक्ति है हमारा, पंक्ति को यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये वाला पंक्ति है, पढ़िए आप लोग। क्या है कि मदिर उगते रहते जब जागकर रजनी भर तारा, तो ये हमारा पंक्ति है, और इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें हमारा है मानवीकरण अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd जगह यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर आ गया, जो कि मतलब चैप्टर का नाम क्या है, गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे। और इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा। गीत गाने दो मुझे के कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर कुछ पंक्ति दिए गए थे, पंक्ति को मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि वो पंक्ति कुछ नहीं बल्कि आपके चैप्टर्स के डायरेक्टली थे। तो पूछ रहा है कि मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन उसी पंक्ति से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। पंक्ति वाला आपको देख करके खुद से आंसर करना होगा, ठीक है, क्योंकि पंक्ति वाला रट रट कर नहीं जा सकते हैं, नहीं याद करके जा सकते, हो सकता है वहाँ पर कोई दूसरा पंक्ति दे दे, तो इसीलिए मैंने पंक्ति वाले को स्किप कर दिया है। आगे बढ़ते तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि क्या रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या रोकने के लिए, तो वेदना को रोकने के लिए। वेदना का मतलब एक प्रकार से पीड़ा बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि आदमी पर जितनी चोटें पड़ रही है उन चोटों से होश के भी क्या छूट जाते हैं। होश के क्या छूट जाते हैं, तो होश के छूट जाते हैं होश, होश के भी होश छूट जाते हैं, ऐसा चैप्टर में ही बोला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों के हाथों में जो भी जमा पूंजी थी उसे किसने लूट लिया। लोगों के हाथों में जो भी जमा पूंजी थी तो उसे किसने लूट लिया है, तो उसे लूट लिया है यहाँ पर उसे किसने लूट लिया है, तो उसे लूट लिया है ठग ठाकुरों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd जगह करेक्ट। ये सारे कुछ चैप्टर में दिया गया है। फिर है कि आ रहा है काल देखो, पंक्ति में काल का क्या अभिप्राय है। ये मतलब कि चैप्टर में ही बोला गया है कि आ रहा है काल देखो, तो इस पंक्ति का क्या मतलब कि इस पंक्ति में काल का क्या मतलब है, तो काल का यहाँ पर मतलब क्या है, मृत्यु है, तो ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर भी कुछ पंक्ति दिया गया था, ठीक, तो वो मतलब पंक्ति गीत गाने तो मुझे कविता से ही दिया गया था, प्रस्तुत पंक्ति किस पार्ट से ली गई है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, गीत गाने तो मुझे। फिर है भर गया है जहर से में, जहर से कवि के क्या तात्पर्य है, भर गया है जहर से, ये हमारा पंक्ति है, ठीक, जहर से। अब इसमें जो जहर है इसका जहर से क्या मतलब है, कवि का क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या जगह, राइट आंसर जगह निराशा, जहर का मतलब क्या है, निराशा। फिर है पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया है, पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया है, तो ये हमारा भर गया है जहर से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2nd करेक्ट। फिर है, लोग एक दूसरे को किस प्रकार की निगाह से देखते हैं, लोग एक दूसरे को किस प्रकार की निगाह से देखते हैं, तो अपरिचित, जैसे कि कोई किसी को जानता ही नहीं है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बूझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को, किसे जल उठने को कहा जा रहा है, किसे जल उठने को यहाँ पर कहा जा रहा है, मतलब इन पंक्तियों में, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कवि को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा राइट, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर में कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार बताना है, तो कौन सा है, उपमा अलंकार है इसमें। फिर है कि पृथा का पर्यायवाची शब्द क्या है, पृथा, पृथा का क्या मतलब है, तो पृथा का मतलब होता है धरती। फिर है कि निम्न में से कौन क्रिया नहीं है, तो इनमें से क्रिया नहीं बताना, तो क्रिया कौन नहीं है, तो परिचय कोई क्रिया नहीं है, ठीक है, बाकी बुझना जलना सिंचना ये सभी कार्य है, तो उसी को हम लोग क्रिया बोल सकते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गीत गाने तो मुझे कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि कौन है, अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि, तो ये किनको जाना जाता है मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में, तो निराला जी को, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, तो ऑप्शन नंबर 3rd जगह करेक्ट। फिर है गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है, मतलब कि जो कविता का हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं
उसी कविता मतलब कि उस कविता से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर हमको बताना है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि निराशा में आशा का संचार करना, मतलब कि कभी कभी घोर निराशा आ जाती है तो उसको उस वक्त हमको मतलब कि धैर्य रख करके और उसको आशा का संचार देना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। फिर आगे है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गीत गाने तो मुझे कविता में कवि निराला ने कैसे समय का वर्णन किया है, मतलब कि किस प्रकार का समय है यहाँ पर। तो कैसे है, जब मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर ये जिजीविषा नहीं होगा बल्कि जिज्ञासा होगा आई थिंक। ठीक, जब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं। ठीक, जब जीवन निराशा से भर जाता है। तो ये सभी की बात किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। गीत गाने दो मुझे कविता किससे लड़ने की शक्ति देती है, तो किससे लड़ने की शक्ति देती है, दुख और निराशा से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट, क्योंकि ये कविता उसी पर बनाया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा जो कि क्या है, सरोज स्मृति। कौन सा चैप्टर है हमारा, सरोज स्मृति ना। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया सरोज स्मृति, और इसके भी कवि कौन है, इसके भी कवि है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका मतलब क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। यहाँ पर देख लीजिए पंक्ति यहाँ पर दिया गया है और इसके रचयिता पूछ रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से पंक्ति भी आपको दे सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, तो ऊपर ही देख लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा राइट, सरोज स्मृति का पंक्ति है ना। फिर आगे है कि उपयुक्त पद्यांश किस भाषा में, मतलब ये जो पद्यांश दिया गया है ना, ये किस भाषा का पद्यांश है हमको बताना है। तो ये कौन सा भाषा का पद्यांश है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का खड़ी बोली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर कि कवि किसका विवाह देखता है। ठीक, कवि किसका विवाह देखता है, तो कवि अपनी पुत्री जो होती है ना, उनकी पुत्री सरोज, तो उनका विवाह देखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। आगे है कि कवि के प्रथम वसंत की रीति कौन है, कवि के प्रथम वसंत की रीति कौन है, तो क्या हो जाएगा सरोज, जो कि उनकी पुत्री थी। फिर है कि कापा अंधेरों पर थर थर थर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में अलंकार है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर राइट। फिर है प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई, जो ये ऊपर मतलब जो पंक्ति था ना वो किस कविता से लिया गया था, तो ऑब्वियसली हम लोग कौन सा कविता पढ़ रहे हैं, सरोज स्मृति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिए प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, ऊपर जो काव्यांश दिया गया था उसके कवि, तो उसके कवि कौन है, काव्यांश किसका था, सरोज स्मृति का। तो सरोज स्मृति के कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कवि ने किसे अपना संबल कहा है, कवि ने किसे अपना संबल कहा है, तो सरोज को बोला है जो कि उनकी पुत्री थी। किसने स्वयं को भाग्यहीन बोला है, इस कविता में किसने स्वयं को भाग्यहीन बोला है, तो खुद कवि ने अपने आप को भाग्यहीन बोला है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा राइट, यानी कि निराला ने, जो कि हमारे क्या है कवि है। तो कवि का जीवन कैसा रहा है ये भी बताना है, तो कवि का जीवन कैसा रहा था, दुखपूर्ण रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा राइट, क्योंकि उनकी पुत्री की भी मृत्यु हो जाता है अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कि विकल शब्द का क्या अर्थ है, विकल शब्द जो है ना इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है व्याकुल, जब व्याकुलता होती है तो उसी को हम लोग विकुल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर फिर है कि सरोज स्मृति नामक संस्मरण या फिर शोक गीत के रचनाकार कौन है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन सकता है कि सरोज स्मृति क्या है, तो ये क्या है, ये संस्मरण बोल सकते हैं या फिर शोक गीत है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्या पूछ रहा है कि सरोज स्मृति नामक संस्मरण या फिर शोक गीत के रचनाकार, तो अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। फिर कि सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है, यह किस प्रकार की कविता है बताना है, तो यह है शोक गीत, अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया ऊपर कि इसको भी याद रखेगा, तो यह शोक गीत है। फिर सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सरोज कौन थी, तो निराला की पुत्री थी, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। फिर है सरोज स्मृति में सरोज के हृदय में किसकी सुंदर छवि विद्यमान थी, जो उनकी पुत्री थी ना, मतलब हमारे कवि की पुत्री, तो उनके हृदय में किसकी छवि विद्यमान थी, तो ये बताना, तो प्रिया की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या है कि सरोज स्मृति में कवि किसके विवाह की बात करता है, तो अपनी पुत्री के विवाह का बात करता है, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पुत्री सरोज के विवाह की। फिर सरोज को विवाह के अवसर पर कुल की शिक्षा किसने दी थी, कुल की शिक्षा, तो ये किसने दिया था, ये दिया था सरोज की माँ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर राइट।
फिर है शकुंतला कौन थी, शकुंतला के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो शकुंतला कौन थी बताना है। तो शकुंतला कौन थी, ये थी अभिज्ञान शकुंतलाम की नायिका, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है। कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ गई थी। कुछ दिन घर रही थी और फिर वो कहाँ पर चली गई थी ये बताना है। तो ये कहाँ गई थी, ये गई थी उसके मामा मामी के मतलब कि बोल सकते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया, सॉरी, तो नानी के घर मतलब गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। किसके घर, नानी के घर गई थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए, सरोज के सुख दुख में हमेशा किसने उसका ध्यान रखा था। तो सरोज को जो सुख दुख में किसका मतलब कि किसने उनका ध्यान रखा था, तो उसके मामा मामी ने, क्योंकि नानी के घर हो गई थी तो वहाँ पर उसके मामा मामी उसका ख्याल रखते थे। फिर सरोज की मृत्यु कहाँ हुई थी ये भी बताना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे कवि हैं उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु होता है तो कहाँ पे होता है ये बताना है। तो उसके नानियाल में ही मृत्यु हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर है सरोज स्मृति कविता में कवि किसे अपना एकमात्र सहारा बताते हैं। तो उनकी पुत्री को, यानी कि सरोज को, उनकी पुत्री ही एकमात्र उनकी सहारा थी, मतलब उनका सहारा थी। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर है सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे। तो क्या समाज नहीं, मित्र बंधु नहीं, आत्मीयजन नहीं, मतलब कि कोई नहीं, उनके विवाह पर कोई नहीं था, सिर्फ उनके पिता थे। तो सिर्फ अपने आप में मतलब शादी हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर हो जाएगा राइट, कोई भी उनके विवाह में नहीं था। फिर है कवि ने सरोज स्मृति कविता में सरोज के विवाह को आमूल नवल अर्थात पूरी तरह से नया क्यों बताया है। तो ये क्यों बताया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, देखते हैं हम लोग, संगीत समारोह नहीं हुआ था, क्योंकि कोई था ही नहीं तो संगीत समारोह क्यों होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया गया तो ये भी बात सही है, कोई भी मेहमान नहीं आए हुए थे। फिर रात्रि जागरण नहीं हुआ था, रात्रि में भी कोई जागरण नहीं हुआ तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर फोर जगह राइट, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर है सरोज का विवाह आमूल नवल क्यों है। तो फिर से वही क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है, तो वही बात होगा कि सादगी के कारण, पिता द्वारा पुष्प से तैयार करने के कारण, आत्मीय जन की अनुपस्थिति के कारण, मतलब कि कोई भी उपस्थित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा राइट, यानी कि ये सभी। फिर है कि आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में मही शब्द किसके लिए आया है। तो जो यहाँ पर मही शब्द है ना, तो इसका क्या मतलब है बताना है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है सरोज के लिए, मतलब कि सरोज के लिए मही शब्द उपयोग हुआ है। फिर है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आ रहा है। जब सरोज का सौंदर्य हुआ था तो उसमें किसका रूप नजर आ रहा था, तो उनकी माता का, सरोज की माता का, यानी कि कवि की जो पत्नी थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि कवि की पत्नी का, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। और ऐसे भी ले सकता है कि सरोज की माता का, तो ऐसे भी मतलब ऑप्शन दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा। आगे है वह लता वही की जहाँ कली तू खेली, पंक्ति में लता शब्द किसके लिए आया है। अब यहाँ पर पंक्ति में लता शब्द आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये लता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर बताना है। तो सरोज की माँ के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी सेकंड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की पुत्री सरोज का लालन पालन का हुआ था, मतलब कि इनका पालन पोषण कहाँ पर हुआ था ये बताना है। तो इनका पालन पोषण कहाँ पर हुआ था, इनका पालन पोषण हुआ था कहाँ पर, नानीहाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि क्या समर्पित करते हैं। जब सरोज की मृत्यु हो जाती है तो श्रद्धांजलि के रूप में कवि उनको क्या समर्पित करते हैं, पुण्य कर्मों का फल, कवि का जो भी पुण्य कर्म का फल है ना वो अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि के रूप में देते हैं। फिर अगल का क्वेश्चन है कि सोचा मन में वह शकुंतला, कभी अपनी बेटी सरोज को शकुंतला नाम ही क्यों देता है, क्योंकि मतलब इसका कारण बताना है कि कभी अपनी यहाँ पर बेटी सरोज को शकुंतला नाम ही क्यों देता है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, वह अपने माँ के यहाँ पली बढ़ी, वह अपने माँ के यहाँ पली बढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, नानीहाल में पोषण हुआ, ठीक है। फिर है कि उसका अंत भी वही हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पंक्ति में निराला के किस व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। मतलब कि कौन सा व्यक्तित्व यहाँ पर मतलब दिखाया जाएगा। तो क्या राइट आंसर देगा, जीवन संघर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा करेक्ट। फिर निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करना चाहते हैं। तो किसका तर्पण करना चाहते हैं यहाँ पर, तो अपनी पुत्री सरोज का, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस कारण किया। तो अपनी पुत्री का कारण मतलब कि तर्पण किस कारण से किया था ये बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा कि अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित कर, उनके जो भी
मतलब कि पुण्य कर्म थे वो अपनी पुत्री को अर्पित कर देते हैं। फिर है सरोज स्मृति कविता है, तो किस प्रकार की कविता मैंने बताया है कि ये शोक गीत है। कवि सरोज की स्मृति को अपने हृदय में किन रूपों में संजोता है, तो यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसकी मंद हंसी, ठीक हंसते हंसते, मतलब कि उनकी पुत्री जब हंसती है तो उसको भी अपने हृदय में संजोता है, हृदय में झूलती उसकी छवि। फिर एक खुला उल्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर सही 4 जगह राइट, यानी कि उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है कि कवि सॉरी सरोज का सैसो कहाँ बीता, तो सरोज का सैसो कहाँ बीता था ये बताना है। तो अपने नालिहाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जगह करेक्ट। फिर है कि कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं, यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। राइट आंसर क्या जाएगा कि संघर्षमय जीवन होने के कारण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन हो जाए, कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं ये बताना है ना। कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं, तो संघर्षमय जीवन होने से ये भी हो सकता है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड भी हो सकता है कि सरोज को खो देने से। तो ऑप्शन नंबर मोनो, मतलब यहाँ पर दोनों राइट हो रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का ऑप्शन नहीं देगा, कोई एक ऑप्शन देगा, तो आप लोग को वहाँ पर कोई एक टिक करना होगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि वह लता वही की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, कवि ने ऐसा क्यों कहा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर जाएगा सरोज के अपने ननिहाल में रहने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया, जो कि क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है यह दीप अकेला। ठीक है, यह दीप अकेला। और इनके कवि कौन है, इसका कवि है, बड़ा सा नाम है, याद रखिएगा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। ठीक, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, या तो आप लोग अयज्ञ से याद रख लीजिएगा, या फिर सचिदानंद हीरानंद से याद रख लीजिएगा। चैप्टर का क्या नाम है, यह दीप अकेला। तो चलिए हम लोग इसके एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है कि कविता में दीप किसका प्रतीक है, जो हमारा कविता है यह दीप अकेला, तो इसमें जो दीप है ना, ये किसका प्रतीक है बताना। तो किसका प्रतीक है, व्यक्ति का। दीप से किसको दर्शाया गया है, व्यक्ति को। यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्ति को किससे जोड़ना चाहता है, तो किससे जोड़ना चाहता है, ये तो समाज से जोड़ना चाहता है, व्यक्ति को समाज से जोड़ना चाहता है। फिर है कवि ने द्वीप को स्नेह भरा गर्व भरा क्यों कहा है, स्नेह भरा और गर्व भरा दोनों बोला है, द्वीप को क्यों बोला है, व्यक्ति के अहंकार भाव के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा राइट। फिर है अगल का क्वेश्चन, स्नेह गर्व और मद से भरा लेकिन समूह से अलग अकेला व्यक्ति कैसा होता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, महत्वहीन होता है, मतलब कि जिसका कोई महत्व नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीप को पंक्ति में दे दो से कविता का क्या तात्पर्य है, तो आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है, जैसे मैं आप लोग को एक लाइन सुना दूं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि द्वीप को पंक्ति को दे दो से कविता का क्या तात्पर्य है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि व्यक्ति को समूह में शामिल करना, मतलब कि व्यक्ति को समाज में ले लो, समूह में ले लो। फिर नेक्स्ट है कि गीत की सार्थकता किससे जुड़ी है, इस गीत की सार्थकता किससे जुड़ी है, तो जन जन द्वारा गाने में। फिर नेक्स्ट है कि मोती की सार्थकता किससे है, मोती की सार्थकता, तो मोती की सार्थकता किससे किससे है, तो मोती के पारखी से, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर है समिधा का क्या अर्थ है, समिधा का क्या मतलब होता है, तो समिधा का क्या मतलब होता है, समिधा का मतलब होता है हवन सामग्री, जो भी हम लोग हवन हवन में सामग्री यूज करते हैं उसी को बोलते हैं समिधा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका कविता आ गया, जो कि क्या है, जो कि है आप लोग का मैंने देखा एक बूंद, कौन सा है, मैंने देखा एक बूंद, और इसके भी कवि कौन है, इसके भी कवि हमारे वही हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ, और यहाँ पर इसके कुछ पंक्ति दिए गए हैं, काव्यांश दिए गए हैं, जो कि आपके बुक के काव्यांश है। तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, तो नहीं तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैंने देखा एक बूंद किस प्रकार की कविता है। अब ये किस प्रकार की कविता है ना, एक्चुअली ये बताना है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था सरोज स्मृति शोक गीत था, तो इसी प्रकार से ये किस प्रकार का कविता है, तो ये है हमारा प्रयोगवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि प्रयोगवादी प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है, तो प्रयोगवादी प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है, तो अयज्ञ को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि अयज्ञ जी को, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ ना। फिर है कि मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव क्या है, इसका मूल भाव बताना। तो मूल भाव क्या है, क्षण के महत्व और क्षण भंगुरता को अभिव्यक्त करना, ठीक है, क्षण के महत्व को बताया गया है, बात सही है। संसार के सम्मुख व्यक्ति के अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध करना, यह भी बात बताया गया है। फिर मनुष्य के जीवन में आए
एक गरिमामय क्षण के महत्व को प्रतिपादित करना, यह भी बात बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है। इस मतलब कि कविता में कवि ने किसका महत्व को बताया है, तो क्षण का महत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। मैंने देखा एक कविता में कवि अयज्ञ ने किसको उजागर किया है, किसको उजागर किया है यह बताना, तो किसको उजागर किया है, क्षण का महत्व और साथ ही क्षण भंगुरता को भी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर किसका प्रतीक है। कविता में सागर के बारे में बताया गया, तो सागर किसका प्रतीक है ये बताना है। सागर किसका प्रतीक है, तो समाज का, समष्टि का, विराट का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा राइट 4 ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बूंद किसका प्रतीक है। एक बूंद यहाँ पर जैसे कविता का ही नाम है ना एक बूंद, ठीक, मैंने देखा एक बूंद, तो एक बूंद का क्या मतलब है यहाँ पर बताना है। तो एक बूंद का क्या मतलब है, एक बूंद का मतलब है व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। फिर है सागर से अलग हुए एक बूंद का सौंदर्य और अस्तित्व कैसा है। सागर से अगर कोई एक बूंद अलग हो जाता है तो उसका सौंदर्य और अस्तित्व कैसा है, क्षण भंगुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। क्षण भर में वो क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है, मतलब कि क्षण भर का लिए उसका अस्तित्व होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षण भर के लिए समुद्र से अलग बूंद को सूरज की सुनहरी आभा में क्या अनुभूति होती है। तो क्या अनुभूति होती है, तो अपने क्षणिक अस्तित्व की, मतलब कि वो एक क्षण के लिए अस्तित्व में है, फिर अपने जीवन की सार्थकता की, उसके जीवन की क्या सार्थकता है, विराट सत्य और नश्वरता की, यानी कि यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जगह राइट, यानी कि ये सभी। फिर अगल का क्वेश्चन है क्या, कि जब मनुष्य रूपी बूंद सागर रूपी सागर से पृथक होती है तो विराट सत्ता के सम्मुख उसे क्या महसूस होता है बताना है। तो क्या महसूस होता है जरा सा बताइए, क्या हो जाएगा, कि वह मरणशीलता के बंधनों से मुक्त हो जाती है, वह इस क्षणों की गरिमा में मानती है, फिर वह आगे क्या है कि बूंद को क्षणिक जीवन की सार्थकता का बोध होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा अगल का चैप्टर आ गया, जो कि क्या है, चैप्टर का नाम है बनारस, ठीक, ये भी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारा मतलब पंक्ति वगैरह दिया गया है। तो बनारस, और इसके कवि कौन है, केदारनाथ सिंह, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको प्रसंग वगैरह दिया गया है डायरेक्ट बुक से निकाल करके, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसके यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चंस, देखिएगा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि बनारस कविता में बनारस के किस परिवेश का चित्रण किया गया है। कविता का नाम ही है हमारा बनारस, तो इसमें बनारस का मतलब कि कौन कौन से परिवेश का यहाँ पर चित्रण किया गया है ये हमको बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन कि आध्यात्मिक और भव्यता, बात सही है, आध्यात्मिक वहाँ पर मतलब कि परिवेश और भव्यता का बात किया गया है। फिर रहस्यमयी पुरातन शहर, यह भी बात किया गया है कि यह शहर बहुत सी रहस्यमयी है। फिर आगे है यथा स्थिति और अपरिवर्तनशील, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जगह राइट, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में बसंत अचानक आता है, तो कौन से शहर में, तो यहाँ पर आपको शहर का नाम दिएगा, राइट आंसर क्या जाएगा, बनारस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बनारस में बसंत कैसे आता है, तो अचानक आता है, अभी तुरंत हम लोगों ने ऊपर देखा, और साथ ही धूल के बवंडर के साथ आता है, अचानक तो आता ही है, धूल के बवंडर के साथ आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा राइट। फिर है कि अचानक आए बसंत का बनारस में क्या प्रभाव पड़ता है। अचानक बसंत आता है तो बनारस में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो घाटों में भीड़ बढ़ जाती है, बंदरों की आंखों में चित्रित सी नमी आ जाती है, भिखारियों के कटोरे भर जाते हैं, मतलब उनको सिक्के वगैरह मिलने लगते हैं ना। फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा चौथा, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि किस मोहल्ले से धूल का बवंडर आता है, और चैप्टर आप लोग पढ़िएगा तो इसमें मोहल्ला का भी नाम लिया गया है, तो कौन से मोहल्ले से, तो ये होता है हमारा लहर तारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वसंत आता है तब लहर तारा या मंडुआ डे की तरफ से क्या उठता है, तो क्या उठता है, धूल का बवंडर उठता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि धूल का बवंडर। नेक्स्ट है किसकी आंखों में अजीब सी नमी है, तो बंदरों की आंखों में, अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया था। बनारस में सब कुछ कैसा होता है, तो धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पर होता है। बनारस में सब कुछ कैसा होता है, तो धीरे धीरे, ठीक है, बनारस में सब कुछ कैसा होता है, तो धीरे धीरे वहाँ पर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या मजबूती से बंधा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा समूचा शहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। कवि ने बनारस को किसका शहर माना है, कवि ने बनारस को किसका शहर माना है, तो यहाँ पर श्रद्धा का, भक्ति का, आस्था का, इनमें से सभी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बनारस में किसकी खड़ाऊ आज भी ज्यों की त्यों यथावस्था रखी हुई है,
तो किसकी, तो जो हमारे कवि हैं, कवि कौन है, सॉरी कवि नहीं बल्कि किसकी खड़ू रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है तुलसीदास का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा तुलसीदास का। खड़ाऊ अभी तक भी वैसे ही है। फिर कि बनारस किसके स्तंभ पर खड़ा है, किसके स्तंभ पर खड़ा है, तो ये है आपका राख और रोशनी, आग और पानी, धुएं और खुशबू, ये सभी चैप्टर आप लोग पढ़िएगा तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपने एक टांग पर गंगा जल में खड़ा शहर शताब्दियों से किसे अर्थ दे रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर अलक्षित सूर्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर का क्या प्रतीकार्थ है, तो ये मतलब कविता में बोला गया है अपनी टांग से बिल्कुल बेखबर, अपनी दूसरी टांग से मतलब बिल्कुल बेखबर, तो इसका मतलब है कि शेष दुनिया की हलचलों का पता न होना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया, देखिएगा क्या है, दिशा, लेखक केदारनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को इसका मतलब कि इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका, ये छोटे छोटे चैप्टर है, जल्दी जल्दी निपट जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 4-5 क्वेश्चन होंगे। दिशा कविता किससे संबंधित है, तो दिशा कविता किससे संबंधित है, तो ये एक बाल मनोविज्ञान है ना, इसमें बालक के बारे में बताया गया है, बालक से कभी क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, तो ये एक बाल मनोविज्ञान है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिशा कविता का मूल भाव क्या है बताना, दिशा कविता का मूल भाव क्या है, या फिर कवि पतंग उड़ाते बच्चे से कहाँ की दिशा के बारे में पूछता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का हिमालय का, ऑप्शन नंबर सेकंड। कभी उस बच्चे से पूछना है कि हिमालय कहाँ है, ये बात मतलब पूछते हैं। बच्चे ने हिमालय की दिशा किस तरफ बताई, फिर ये भी बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जिस दिशा में उसकी पतंग भागी जा रही थी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जगह करेक्ट। फिर है कि बच्चे का उधर उधर का कहना क्या प्रकट करता है, उधर उधर मतलब वो अपनी क्या बोलते हैं, पतंग की दिशा को बताता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, पतंग के उड़ने की दिशा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट। फिर है कि कवि क्या स्वीकार करता है, कवि क्या स्वीकार करता है, तो बाल सुलभ यथार्थ को, क्योंकि कवि जानता है कि जिधर वो दिशा बता रहे उधर हिमालय नहीं है, लेकिन वो मतलब कि बालक की जो बोल सकते हैं ना दयालुता या फिर सच्चा बोलने की, तो उसको मतलब यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है, तो बाल सुलभ यथार्थ आ जाएगा राइट आंसर। तो बस इसमें इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था, मैंने पहले ही बताया था, यह भी छोटा सा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, एक कम, चैप्टर का नाम है एक कम, कवि कौन है, विष्णु खरे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसके MCQ। देखिए, किस चीज के लिए लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं, तो किस चीज के लिए, तो 25 पैसे के लिए, एक चाय के लिए, रोटी के लिए, ये सभी। और ये कौन लोग हैं, ये गरीब लोग हैं जो कि ईमानदार लोग भी हैं, ऐसा किस में बताया गया, ऐसा चैप्टर में ही बताया गया, उसी बेस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट जगह, ऑप्शन नंबर मतलब 4 राइट जगह ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है, ऊपर जो पंक्ति था ना वो किस कविता से लिया गया है, तो हमारा कौन सा कविता है, एक कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्यांश में कवि ने किनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है, तो किसके प्रति, तो ईमानदार लोगों के प्रति, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट। फिर है समाज में किस तरह के लोग संपन्न यानी कि धनी बनते जा रहे हैं, मतलब कि धनी कौन लोग बन रहे हैं, तो जो धोखेबाज है, जो बेईमान है, जो स्वार्थी हैं, यानी कि इनमें से सभी आ जाएगा राइट। फिर है कि कविता के आधार पर 1947 के बाद किसका प्रभाव अधिक है, तो किसका प्रभाव अधिक है, धोखेबाजों का, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर अभी और इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के आधार पर कौन व्यक्ति आत्मनिर्भर और मालामाल है, तो कौन व्यक्ति, तो जो क्या है, धोखेबाज है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जगह राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर अभी आपको आई थिंक और क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, हाँ यहाँ पर और है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई थी, तो कौन सा कविता हमारा एक कम कविता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जगह राइट। कवि किनका विरोधी, प्रतिद्वंदी या फिर हिस्सेदारी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा गलत तरीके से आत्मनिर्भर मालामाल लोगों का, ये उनके पक्ष में मतलब नहीं है। एक कम कविता में कवि ने स्वयं को किससे हटा लिया है, तो किससे हटा लिया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ईमानदारी के रास्ते से, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। फिर सही रास्ते पर चलने से नहीं होगा, आगे बढ़ने की दौड़ से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ने की दौड़ मतलब कि गद्दारी, बेईमानी, ये सभी को उन्होंने अपने आप में शामिल नहीं किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो, यहाँ एक आदमी का क्या आशय है, तो क्या आशय है, एक आदमी के यहाँ पर आशय ईमानदार लाचार आदमी को मालामाल बनने की
होड़ से अलग हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, अभी और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि एक कम कविता के कवि कौन है। तो एक कम कविता के कवि कौन है, अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था, विष्णु खरे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि एक कम कविता के अनुसार आज़ादी के बाद देश में किस प्रकार का माहौल बन गया है। आज़ादी के बाद किस प्रकार का माहौल बन गया है, तो धोखाधड़ी का, नितांत स्वार्थ परक का, साथ ही आपसी खिंचतान का, यानी कि ये सभी आ जाएगा। धोखाधड़ी वगैरह बहुत होने लगा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1947 ईस्वी के बाद लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों को अपनाया गया है। मतलब जो लोग ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल सकते हैं कि मालामाल हो जा रहे हैं, ठीक, तो मतलब किन तरीकों को अपनाया है, तो यहाँ पर आंसर बताना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, छल कपट, बात सही है। बेईमानी और भ्रष्टाचार, ये भी सही है। शोषण और स्वार्थ, ये भी सही है। तो ये सभी आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। फिर है एक कम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाए हुए देखता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि कुछ पैसों के लिए, रोटी के लिए, चाय के लिए, ये सभी जो लोग क्या हैं, जो लोग ईमानदार हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कभी हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को क्या कहता है, तो उनको क्या बोलता है, ईमानदार बोलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। कवि ने एक कम कविता में किन लोगों की निंदा की है, निंदा की है, तो किसकी निंदा की है, तो बेईमान लोगों की, ठीक, गरीबों की नहीं, गरीबों की ऐसा होगा क्या, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं कि कवि ने एक कम कविता में किन लोगों की निंदा की है। तो किन लोगों की निंदा की है पूछ रहा है, तो गलत तरीके से अमीर होने वाले लोगों की, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेईमान, शोषण और स्वार्थी मालामाल लोगों के सामने ईमानदारों की दशा कैसी रह गई है। तो एकदम बोल सकते हैं लाचार, कामचोर, मामूली धोखेबाज। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कम कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। जो हमारा कविता है एक कम, तो इसके माध्यम से कवि हमको क्या संदेश देना चाहता है, यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का भ्रष्टाचार द्वारा उन्नति की होड़। फिर है ईमानदार की लाचारी और समर्पण। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट, यानी कि 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं तो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया, जो कि क्या है, सत्य, चैप्टर का ही नाम है। और इसके भी लेखक कौन है, इसके भी कवि है हमारे विष्णु खरे। तो चलिए इसका एमसीक्यू देखते हैं। तो बोल रहा है कि इन पंक्तियों के कवि कौन है, ऊपर जो पंक्ति दिए गए, तो इन पंक्तियों के कवि कौन है, विष्णु खरे। कि ये कौन से चैप्टर का मतलब पंक्ति है, तो सत्य चैप्टर का। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। आगे है सत्य कविता के मुख्य पात्र कौन है। सत्य कविता के मुख्य पात्र कौन है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कैरेक्टर। तो इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो युधिष्ठिर और विदुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है युधिष्ठिर विदुर को क्या पुकार रहे थे। युधिष्ठिर विदुर को क्या पुकार रहे थे, तो सत्य को हम क्यों पुकार रहे थे, तो सत्य को पाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। फिर है सत्य हमसे क्या जानना चाहता है। सत्य हमसे क्या जानना चाहता है, तो हम उसके लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं, ये जानना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए कि सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है। सत्य आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये बताना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा कि पूजा पाठ करना पड़ेगा, नहीं, मारपीट नहीं, भक्ति नहीं, कठोर तप करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। फिर है कि कविता में विदुर किसके प्रतीक है। विदुर किसके प्रतीक है, सत्य के प्रतीक है। तो कौन सा राइट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आ जाएगा, सत्य के प्रतीक है। फिर है कि युधिष्ठिर किसके प्रतीक है। युधिष्ठिर युधिष्ठिर किसके प्रतीक है ये बताना है। तो युधिष्ठिर किसके प्रतीक है, तो झूठ के, निष्ठावान के, सत्य के, अधर्म के। तो इसका भी राइट आंसर आ जाएगा सत्य के। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जंगल की ओर मुंह छिपाकर कौन भागे थे। तो ये हमारे विदुर थे, आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। फिर है सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो सत्य को प्राप्त करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ संकल्प, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कविता का मूल भाव क्या है। सत्य कविता जो है इसका मूल भाव क्या है, इसका मूल भाव बताना है। तो झूठ के प्रति निष्ठावान, महाभारत के प्रति समर्पित, फिर भक्ति के लिए समर्पित, सत्य के प्रति निष्ठावान। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर जाएगा सत्य के प्रति निष्ठावान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट, सत्य के प्रति निष्ठावान। फिर है कि एक कम व सत्य कविता के कवि कौन है। तो दोनों के सेम ही कवि है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा विष्णु खरे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, जो कि क्या है, चैप्टर का नाम है बसंत आया।
चैप्टर का क्या नाम है? बसंत आया। और कवि कौन है? रघुवीर सहाय। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन से पाठ से लिया गया है? हमारा बसंत आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट। फिर है कि चिड़िया के कहकने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? तो राइट आंसर क्या जाएगा? बंगले से, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कि कवि ने चिड़िया के चहकने की तुलना किससे की है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन देकर के आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर क्या जाएगा? कि वाहन के दाग कहने से, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट है कि पियराय शब्द का क्या अर्थ है? पियराय का क्या मतलब होता है? पियराय का मतलब होता है पीले हो चुके। जैसे पीला जो पत्ता हो जाता है ना, किसी भी पेड़ का जब पत्ता पीला हो जाता है तो उसी को हम लोग पियराय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जगह राइट। नेक्स्ट है कि क्या बोल रहा है कि खिदनी हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और यहाँ पर ये खिली हुई है ना, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। फिर है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था, इसको किसने लिखा है? तो रघुवीर सहाय जी ने। ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट। आगे देख लीजिए नेक्स्ट, कवि को बसंत ऋतु के आगमन का पता कैसे चलता है? तो इस कविता में बसंत ऋतु का मतलब आगमन का कैसे पता चलता है कवि को बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जगह कैलेंडर और कार्य में छुट्टी से क्या ऐसे पता चलता है, या फिर दिवाली की छुट्टी से, या फिर पहले से पता था, या फिर वाहन दास से। तो किससे पता चलता है? तो कैलेंडर और कार्यों में कार्यालय में छुट्टी से। तो ऑप्शन नंबर फोर जगह राइट। नेक्स्ट है, कवि ने निम्नलिखित में से वसंत की कौन सी विशेषता बताई है? तो वसंत की कौन सा विशेषता बताया है कवि ने? तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा ढाक के जंगल दहकते हैं, बात सही है। वृक्ष फूलों से लद जाते हैं, बात सही है। पीले पीले पत्ते गिरने लगते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर फोर जाएगा राइट, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट है कि मदन महीना किसे कहा गया है? मदन महीना ना, तो मदन महीना किसे बोला गया है? मदन महीना बोला गया है बसंत को। फिर है कि बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन कवि को कैसे मालूम थे? तो कैसे मालूम थे? तो कविताएं पढ़ते रहने से। ऑप्शन नंबर फोर जगह राइट। फिर है कि वसंत ऋतु में फूलों का रस पीकर कौन अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं? तो राइट आंसर का जगह भंवरा और कोयल, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जगह। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसंत आया कविता के कवि कौन है? तो अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था, रघुवीर सहाय ना। कौन थे इसके कवि हमारे? बसंत आया जो हमारा कवि था कौन है? रघुवीर सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बसंत आया कविता का क्या संदेश है? इस कविता का संदेश बताना है। तो कविता का क्या संदेश है? कि मनुष्य का प्रकृति से टूटता रिश्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर कि बसंत आया कविता के आधार पर बताए कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा हो गया। अभी हमारे जनरेशन का बात कर रहे हैं तो कैसा हो गया है? तो बोल सकते हैं कि संबंध टूट गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? बसंत आया कविता में कवि की क्या चिंता है? तो मनुष्य का प्रकृति से दूर होना, मनुष्य प्रकृति से दूर होते जा रहा है, प्रकृति के सौंदर्य की यथार्थ अनुभूति का न होना, साथ ही कृत्रिम और किताबी अनुभव, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा राइट। फिर है कि वसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है? ठीक, तो यहाँ पर बताना है कि वसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है। तो यह किस भूल की बात करता है? तो वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर पाता, मतलब कि ऋतु परिवर्तन हो गया, बसंत आ गया, वो इसको महसूस नहीं कर पाता है। ठीक है, और आगे पढ़ भी लेते हैं और ऑप्शन कि वह भूल गया कि वसंत पंचमी को दफ्तर बंद रहेगा, वह सुबह की सैर पर निकलना भूल गया। नहीं, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही राइट होगा। आगे है कि बसंत आने की सूचना कवि को कैसे कैसे मिली? बसंत आने की सूचना कवि को कैसे मिली? तो चिड़ियों की कूक से, पेड़ों से गिरे पीले चुरमुराए पत्तों से, ठीक है, गुनगुनी हवा से। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा राइट। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी में नहाई हो, फिर किसी आई चली गई, पंक्ति में किसकी मानवीकरण किया गया है? मतलब किसमें मतलब किसका मानवीकरण किया गया है? तो हवा का, ऑप्शन नंबर एक। बड़े बड़े पिराए पत्ते में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है बताना है। तो पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास दोनों अलंकार है, कोई एक भी दे दे तो आप लोग एक को भी टिक कर सकते हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी में नहाई हो, कौन सा अलंकार है? तो फिर से ऐसा नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा उत्प्रेक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन से देखिए
खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है हमारा? इसमें है हमारा उपमा एवं अनुप्रास अलंकार। कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार से इतना क्वेश्चन डाल दिए हैं, इतने क्वेश्चन आएंगे नहीं। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया, जो कि कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है तोड़ो। कवि कौन है? रघुवीर सहाय। तो यहाँ पर आपको पंक्ति दिया गया है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। तोड़ो कविता में कवि क्या तोड़ने का आह्वान करता है? तो यहाँ पर हमको बताना है राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका झूठे बंधन तोड़ने के लिए। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक है बताना है। तो पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक है? तो सृजन, मार्ग की बधाई और झूठे बंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा राइट। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कवि मन में समाई उब और खिज किसके समक्ष व्यवधान उपस्थित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा सृजन प्रतिभा। फिर कि कवि के मन में क्या व्याप्त हो गया है जिसके कारण उसकी कविता अधूरी रह जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा उब। ठीक है, मतलब उब नहीं जाते हैं, मतलब किसी चीज से उब जाना, मतलब कि अब उसको करने का मन है तो उसी को बोलते हैं उब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कैसी भूमि को तोड़ने को कहता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का कि इसका राइट आंसर जाएगा आपको क्या बोलता है, क्या बोल रहा है कि कभी कैसी भूमि तोड़ने को कहता है ना। तो इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का यहाँ पे चरती परती उजर बंजर भूमि को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर यदि मिट्टी में रस होगा तो वह किससे पिसेगी? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का बीज से, बीज को। गोड़ों का क्या अर्थ है? एक यहाँ पर मतलब वर्ड है गोड़ो, तो इसका क्या मतलब है बताना। तो इसका मतलब था खेत में बीज होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है तोड़ो कविता के कवि हैं। तोड़ो कविता के कवि कौन है? अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया था कौन है इसके कवि। रघुवीर से आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जाएगा राइट। तोड़ो किस प्रकार की कविता है, मतलब ये किस प्रकार की कविता है, शोक गीत है या फिर कैसा, मतलब बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? उद्बोधन परक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर तोड़ो एक, यहाँ पर एक स्थान है शैली की कविता है, तो किस शैली की कविता है? तो ये उद्बोधन परक शैली की कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। फिर है तोड़ो कविता का मुख्य भाव का प्रतिघात क्या है? इसका मुख्य भाव का प्रतिघात बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि ऊसर बंजर परती भूमि को तोड़कर खेत बनाने से ही वह उपज होगी। बात सही है। मन में व्याप्त अरुचि और निराशा को दूर कर कर ही सृजन शक्ति प्राप्त की जा सकती है, भी बात सही है। धरती हो या मन, दोनों की सृजनशीलता के लिए बाधाओं को तोड़ डालना आवश्यक है, ये भी बात सही है। इनमें से सही हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। पत्थर, चट्टाने, ऊसर, बंजर, परती आदि किनके बीच समानता दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कृषि भूमि और सृजनशील कवि मन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जो कि कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर का नाम है भरत राम का प्रेम। भरत राम का प्रेम, और इसके जो कवि हैं, ये कवि कौन है? तुलसीदास है। तुलसीदास याद रखिएगा। तो क्या पूछ रहा है? भरत राम का प्रेम तुलसीदास के किस महाकाव्य से लिया गया है? तो इसकी मतलब कि कौन से महाकाव्य से लिया गया है? तो ये लिया गया हमारा रामचरितमानस के अयोध्या कांड से। रामचरितमानस से तो लिया गया, वो भी अयोध्या कांड से। फिर है कि राम भरत का प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? तो फिर वही बात पूछ लिया, तो कौन सा हो गया? अयोध्या कांड। फिर कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस को। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको अब हम मतलब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि किन्हीं लोक मंगल की कामना और समन्वय का कवि कहा जाता है? किन है? तो यह बोला जाता है तुलसीदास को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाए करेक्ट। तुलसीदास के आराध्य कौन थे? तुलसीदास के आराध्य, तो ये आप लोग देखे भी होंगे, इनके आराध्य कौन है? राम है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास किस शाखा के कवि है, ये बताना है। तो ये किस शाखा के कवि है? तो राम भक्त। फिर है कि तुलसी के राम स्वभाव से तुलसी के राम स्वभाव से कैसे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर रहेगा कि अति कृपालु, यानी कि यहाँ पर मतलब तुलसीदास के हिसाब से पूछ रहा है, तो अति कृपालु आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि भरत राम को मनाने किस प्रसिद्ध स्थल पर गए थे? आप लोग ये रामायण में देखे होंगे, तो किस स्थल पर गए थे? तो ये गए थे चित्रकूट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। भरत राम से मिलने किसके साथ बन जाते हैं? किसके साथ बन जाते हैं ये बताना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा गुरु वशिष्ठ और स्नेहजन, मतलब कि सभी लोग जाते हैं और साथ में गुरु वशिष्ठ भी जाते हैं। फिर है कि भारत वन में राम के पास क्यों गए थे, ये भी बताना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राम को मनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड।
आगे है, भरत राम के स्वभाव की क्या विशेषता बताते हैं। भरत राम जी के स्वभाव की क्या विशेषता बताते हैं, ये हमको बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, मतलब कि क्षमाशील, क्रोध न करना, बात सही भी है। खेल में जानबूझकर हार जाना, बात सही है। शांत और दयावान, बात सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम के वनवास में जाने का कारण भरत किसे मानते हैं। तो राम जी मतलब वनवास जाते हैं, तो इसका कारण भरत किसे मानते हैं, तो माता कैकेयी एवं स्वयं को, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड करेक्ट। भारत के अनुसार उनके प्रति राम का अन्याय, स्नेह और दुलार किसको सहन नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा विधि विधाता को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। फिर है कैसा विचार मन में लाना करोड़ों दुराचारियों के समान है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा स्वयं को साधु और अपनी माता को नीच कहना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। फिर है कि श्री राम वन कैसे गए थे, ये बताना है। तो ये कैसे गए थे, तो मुनियों के वेश में नंगे पांव, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सभी अनाथों का कारण भरत किसको मानते हैं, तो ये मानते हैं स्वयं को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट। फिर है कि दशरथ की मृत्यु का कारण क्या था, जो राजा दशरथ थे ना, तो इनकी मृत्यु का कारण क्या था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि राम का वनवास, कई का व्यवहार, आयु अधिक होने के कारण, या फिर श्राप के कारण। तो राइट आंसर क्या जाएगा, वैसे तो यहाँ पर कुछ कुछ मतलब डाउट लग रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर वैसे होना चाहिए कई का व्यवहार, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास कृत पद उनकी किस रचना से लिए गए हैं। जो तुलसीदास कृत है ना पद, तो ये किस रचना से लिया गया है बताना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा गीतावली से। फिर तुलसीदास जी की काव्य भाषा क्या है, तुलसीदास की काव्य भाषा बताना है। तो काव्य भाषा क्या है, अवधि है। फिर है पद कविता में श्री राम के वन गमन के बाद किसकी दुख पूर्ण मनोस्थिति वर्णन है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा कौशल्या का, जो उनकी माता होती है ना कौशल्या जी का। फिर माता कौशल्या किन वस्तुओं देखकर राम को याद करती हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा कि धनुष बाण के खिलौने, मतलब धनुष बाण को बोल सकते हैं। फिर नन्ही जूतियों को देख करके, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों मतलब आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। अगल का क्वेश्चन है, जैसे ही माता कौशल्या को याद आता है कि श्री राम तो यहाँ नहीं है, तो वे दुखी होकर किस तरह स्थिर हो जाती हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा चित्र की तरह बोल सकते हैं, चित्र की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा राइट। रही चकित चित्र लिखी सी में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार बताना है। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें, इसमें आपका होगा उपमा अलंकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम के विरह में विवश माता कौशल्या की स्थिति किसके जैसी हो गई। तो किसके जैसी हो गई बताना। तो ये हो गया मोरनी की जैसी। फिर कि माता कौशल्या किनके लिए वापस अयोध्या आने को कह रही है। माता कौशल्या किनके लिए वापस अयोध्या आने के लिए बोल रही है, और ये किनको बोल रही है, राम जी को बोल रही है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा घोड़ों के लिए, क्योंकि उनके जो घोड़े थे ना वो भी रो रहे थे। माता कौशल्या घोड़ों के प्रति राम के प्रेम को कैसे याद दिलाती है, यह बताना है। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि घोड़ों को पानी पिलाना, घोड़ों को प्यार से स्पर्श करना, उन्हें चुप कराना, ये सभी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। फिर है कि कौन घोड़ों की सेवा 100 बार अधिक कर रहा है। कौन घोड़ों की सेवा 100 बार अधिक कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा भरत, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। श्री राम के घोड़े क्यों कमजोर हो जा रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा राम के वियोग में। घोड़ों की कमजोरी की तुलना के लिए व्यक्ति कमल हमारे का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है हिमपात से ग्रस्त कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ अब आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर आ गया, जिस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है बारहमासा। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है बारहमासा। और इनके कवि का नाम है, इनके कवि का नाम है मलिक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी, याद रखिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं कि बारहमासा के कवि कौन है। तो अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाए करेक्ट। बारहमासा जायसी के किस महाकाव्य से लिया गया है। तो उस महाकाव्य का नाम बताना है। तो महाकाव्य का नाम क्या है, महाकाव्य का नाम है पद्मावत, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा कैसी है, काव्य भाषा कैसी है। तो यह है अवधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। फिर कि मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ये कौन से प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो सूफी, याद रखिएगा।
फिर कि 12 मासा में किसके विरह का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का नागमती, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जगह है। किस माह में दिन छोटे और रात बड़ी होती है, क्या बोला कि दिन छोटे होती है और रात बड़ी होती है, तो किस माह में दिन छोटे और रात बड़ी होती है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट अगहन, और एक प्रकार से ठंडी हम लोग बोल सकते हैं। फिर है कि नागमती दीपक की तरह किस अग्नि में जल रही है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा रत्नसेन से वियोग विरह की अग्नि में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा राइट। फिर जरे विरह ज्यो दीपक बाती पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है, तो कौन सा अलंकार है, इसमें है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है कि नागमती को कौन सी आग जला रही है, जला रही थी, तो नागमती की कौन सा अलंकार सॉरी आग जला रही थी, तो वियोग की आग। फिर कि नागमती विरह की अग्नि में जलकर क्या बन गई है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा राख बन गई है। फिर है कि नायिका किनको अपने प्रियतम को यह संदेश ले जाने का अनुरोध करती है कि वि, वि, विरह अग्नि से उसके जलने के धुएं से वे काले हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये किनको बोलती है, तो भौरों और कौवों को बोलती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट। फिर है कि कापा हिया जनवा शिव में किस माह का स्वाभाविक वर्णन कवि जायसी ने किया है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा अगहन का। फिर है कि अगहन के बाद कौन सा महीना आता है, तो अगहन के बाद कौन सा महीना आता है, तो ये आता है पुष, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट। सबसे अधिक सर्दी किस महीने में होती है, तो सबसे अधिक सर्दी किस महीने में होती है बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा पूस में। सबसे अधिक सर्दी किस में होती है, पूस में। और ये पता नहीं कौन से मतलब लैंग्वेज में है पूस माघ वगैरह, मतलब ये पुराना लैंग्वेज था ना, अभी हम लोग तो जनवरी फरवरी याद लगते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो पूस माह में सूर्य किस ओर चला जाता है, ये बताना है, चला गया है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, दक्षिण यानी कि लंका की ओर। फिर है नायिका को उसका बिस्तर किसके समान ठंडा लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा हिमालय के समान। रात भर बिछड़ने के बाद चकवा और चकई का मिलन कब होता है, यह बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन में। यह एक एग्जाम्पल दिया गया था इस कविता में, एग्जाम्पल दिया गया था इसी वाले कविता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विरह किसकी तरह नायिका के मृत प्राय शरीर को खोई जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का बाज। फिर कि नागमती की हड्डियां विरह में किसकी तरह हो गई है, तो विरह में किसकी तरह हो गई है, बोल सकते हैं सुराही की तरह खोखली। फिर है कि अपने प्रिय को पुकारते हुए मर चुकी सारस अपने प्रियतम को आकर क्या समेटने को कहती है, क्या समेटने को बोलती है, तो इसको बोलती है पंख समेटने को, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट। फिर है पाला किस महीने में पड़ता है, पाला जिसको कि हम लोग आई थिंक कोहरा बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा माघ में। फिर है नागमती अपने पति से कुसुमित फूल के रस को किस रूप में आकर पीने को कहती है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा एक प्रकार से भावर, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर जाएगा राइट। नायिका के वस्त्र किसी से भीग कर ठंड को और बढ़ा देती है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर आंसू, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। फिर है अगल का क्वेश्चन कि नायिका अपने प्रियतम के वियोग में सुख कर किसके समान हो गई है, ये बताना। सुख कर मतलब पतली होकर ना, तो किसके समान हो गई है, तो ये हो गए तिनका के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। फागुन में जब प्रेमी युगल होली खेल रहे हैं तो नागमती के हृदय में क्या जल रहा है, ये बताना है, तो ये यहाँ पर बोल सकते हैं विरह की होली, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। फिर है जल का राख बनी नायिका पवन से उस राख को उड़ाकर कहाँ बिछा देने का अनुरोध करती है, तो कहाँ बिछा देने को बोलती है, तो ये बोलती है प्रीतम के पद में, मतलब कि उनके प्रीतम जिस पद पे आने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट। फिर है कि मरणोपरांत नायिका की क्या इच्छा, मतलब कि मरने के उपरांत उनकी क्या इच्छा है, कि आत्मा बनकर प्रिय का साथ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। नागमती का खोया हुआ रूप रंग कैसे वापस आ सकता है बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा रत्नसेन के वापस आने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका ये आई थिंक हाँ ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया जिसका नाम है पद। क्या नाम है, पद। और लेखक का नाम है विद्यापति। क्या नाम है, विद्यापति, याद रखेगा। तो विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे, विद्यापति क्या थे, ये कवि थे और ये दरबारी कवि थे, तो कौन से राजा के दरबारी कवि थे, तो यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पर शिव सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट। फिर है कि विद्यापति के अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है, ये बताना है, तो राइट आंसर क्या जाएगा मैथिली भाषा में। फिर है कि विद्यापति के पदों में नायक नायिका कौन है, नायक नायिका कौन है, ये बताना है, तो ये कौन थे, ये थे राधा कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सॉरी सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। विद्यापति के पदों में नायिका अपने नायक के पास क्या
क्या भेजना चाहती है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा पत्र भेजना चाहती है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा सहने में असमर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सावन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर है राधा का मन अपने साथ कौन ले गया है, राधा का मन अपने साथ कौन ले गया है यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कृष्ण जी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जगह राइट। फिर है कि कभी नायिका को कृष्ण के किस मास तक वापस आ जाने का संभावना देते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर है कार्तिक मास तक। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नायिका को प्रेम का स्वरूप कैसा लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, नायिका को प्रेम का स्वरूप कैसा लगता है, तो प्रतिपल नवीन, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट, मतलब कि हर पल कैसा नया। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखिया नायिका के किस विषय के बारे में पूछ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का प्रेम के अनुभव के विषय में, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट। फिर है कि राधा के मुख की उपमा किससे की गई है, तो मुख की उपमा किससे की गई है, तो कमल से, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर जाएगा। फिर है पुष्पित बागों को देखकर राधा की क्या प्रतिक्रिया होती है, जो पुष्पित बाग होते हैं ना, तो उसको देख करके, तो क्या इसका मतलब राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर रहेगा कि आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उनको दुख होगा, तो ऑप्शन नंबर फोर जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्यापति किन दो कालों के संधि कवि है, किन दो कालों के संधि कवि है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा आदिकाल और भक्तिकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर। फिर है कोयले भौरों की आवाज सुनकर राधा क्या करती है बताना है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि अपने कान बंद कर लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। फिर है अगला का क्वेश्चन कृष्ण के वियोग में राधा की शारीरिक अवस्था कैसी हो गई है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि कृष्ण के पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। अब ज्यादा नहीं बचा है, सिर्फ थोड़ा सा बच्चा है, तो बस देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का अब मतलब नेक्स्ट यहाँ से चैप्टर निकल के आता है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है रामचंद्रिका, और लेखक कौन है, लेखक कौन है, केशव दास। तो चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा कवि केशव दास के अनुसार किस देवी की उदारता का गुणवान संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा देवी सरस्वती का। फिर कि कौन देवी सरस्वती की उदारता के गुणवान का असफल प्रयास कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा देवता, ऋषिगण, तपस्वी, यानी कि ये सभी। फिर है कि कौन चार मुख वाले हैं, तो चार मुख वाले कौन है, चार मुख वाले हैं हमारे ब्रह्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर। आगे बढ़ते हैं, तो षष्ठमुख किन्हें कहा गया, तो षष्ठमुख किन्हें कहा गया बताना, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कार्तिकेय को। फिर है पंचवटी का प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है, तो पंचवटी का प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है, श्री राम जी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। फिर है कहाँ पहुंचकर मनुष्य के दुखों का अंत हो जाता है, तो कहाँ पहुंचकर अंत हो जाता है सभी दुखों का, तो पंचवटी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड जगह राइट। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहाँ पहुंचकर मनुष्य के दुखों का अंत हो जाता है और मन शांत हो जाता है। इस बार कुछ और मतलब कि कुछ और ज्यादा ही पूछ रहा है, तो इसका भी राइट आंसर पंचवटी ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंचवटी में क्या एक क्षण के लिए भी टिक नहीं पाता, तो क्या नहीं टिक पाता है एक क्षण के लिए भी, तो बोल सकते हैं छल कपट। फिर कि पंचवटी में किस इच्छा का अंत हो जाता है, कैसी इच्छा का अंत हो जाता है, तो मरण इच्छा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवटी में सभी को ज्ञान देने के लिए कौन मिल जाता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा गुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर कि कहाँ चारों तरफ मुक्ति नटी नाचती दिखाई देती है और संपूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा पंचवटी में। फिर है कि अंगद शीर्षक सुवाये में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर एक, यानी कि वीर रस। आगे बात करते हैं कि अंगद द्वारा किसका उपहास किया गया, यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा रावण का। फिर अंगद किसको श्री राम के गुण और प्रताप बता रहे हैं यह बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या जाएगा रावण को ही। इसका भी राइट आंसर क्या जाएगा एक मिनट, हाँ रावण को ही होगा। रावण एक वानर को बांध नहीं पाया लेकिन वानरों ने क्या बांध दिया, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा समुद्र को। हनुमान समुद्र लांग कर लंका आ गए लेकिन रावण क्या लांग नहीं पाया, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा लक्ष्मण रेखा। रावण ने हनुमान की पूंछ जलाई तो हनुमान ने क्या जला दिया, तो पूरी लंका को ही जला दिया, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारा आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है कवित सेवैया, और इसके कवि कौन है, इसके कवि हमारे घनानंद। तो देखिएगा क्वेश्चंस क्या है कि प्रेम की पीड़ा के कवि और साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा गया है, तो इसका राइट आंसर है घनानंद जी को।
फिर अगल का क्वेश्चन कि घनानंद की किस काल के कवि हैं, तो यह है हमारे रीतिकाल के कवि। फिर आगे बढ़ते हैं, तो घनानंद की काव्य भाषा क्या है, तो घनानंद की काव्य भाषा कैसा है, तो ब्रज भाषा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जगह करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, मुश्किल मुश्किल से 10 क्वेश्चंस बचे होंगे। कवि का किसी से अटूट प्रेम था, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सुजान से, ऑप्शन नंबर सेकेंड। किसके दर्शन के लिए कवि के प्राण अब तक अटके हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सुजान। कवि प्रथम कवित किसको संबोधित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, प्रेमिका सुजान को, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट। सुजान सागर किसकी रचना है, सुजान सागर जो है ना ये किसकी रचना है, तो हमारे कवि जो कि है घनानंद जी, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट। फिर है घनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सुजान को, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन कवि से मिलने का झूठ आश्वासन देकर उससे मुकर जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कवि की प्रेमिका सुजान। ठीक, ये ब्रेकअप स्टोरी है, याद रखिएगा, मजाक कर रहा था। प्रेमी जिसके प्राण अधर से लगे हैं उसकी अंतिम चाहत क्या सुनने की है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, प्रेमिका के आगमन का संदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। प्रेमिका क्या निहारने के बहाने प्रेमी की पुकार को अनसुनी करती रहती है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा अंगूठी में लगे शीशे, यानी कि आरसी उसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कवि और उसकी प्रेमिका के बीच किस चीज की होड़ लगी है, किस चीज का होड़ लगा है कि मतलब सबसे पहले कौन बोलेगा, तो पुकार और आनाकानी का, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। मतलब देखते हैं कि दोनों में से पहले कौन बोलेगा। कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्राण पालन को देखना चाहता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर रहेगा कि कवि की प्रेम भरी पुकार को अनसुना करने का प्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। फिर है कवि के अनुसार उसकी प्रेमिका क्या करके कवि की पुकार को नहीं सुनती है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा, आई थिंक अभी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि राइट आंसर जाएगा कि कान में रुई डालकर, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। फिर है कवि की किस प्रकार की पुकार उसकी प्रेमिका के कान खोल देती है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि हृदय से निकली प्रेम भरी पुकार, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। फिर आगे बढ़ते हैं, तो घनानंद के पहले स्वाय में प्रेमी प्रेमिका के किन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा सॉरी, मतलब कि घनानंद के पहले स्वयं में प्रेमी की अवस्था को वर्णन किया गया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संयोग एवं वियोग। प्रेमिका के साथ रहने पर प्रेमी का समय किस प्रकार बीत जाता था, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि रूप यानी कि छवि का अमृत पान करते हुए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का, आई थिंक ये लास्ट ही है, नहीं अभी थोड़ा सा क्वेश्चन और हैं, दो चार क्वेश्चन और होंगे, देख लीजिए कि प्रेमिका के वियोग में प्रेमी के नयन की क्या स्थिति है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा जल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट। इसके बाद देख लीजिए ये हमारा लास्ट है, यहाँ पर ये हमारा लास्ट हो जाएगा, तो देखते हैं सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। प्रेमिका से संयोग के क्षणों में छोटा से छोटा व्यवधान कैसा लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दो, यानी कि पहाड़ की तरह। आज वियोग के क्षण में प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बीच व्यवधान किस रूप में खड़ा है, तो यह है पहाड़ की तरह। फिर है कि दूसरे समय में प्रेमिका के किस पक्ष का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर एक, यानी कि निष्ठुरता। फिर है कि कबीर ने पूर्ण प्रेम के प्रण एवं महामंत्र से युक्त क्या लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा आप लोग का प्रेम पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रेमिका ने कवि के प्रेम पत्र को बिना पढ़े उसका क्या कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा टुकड़े टुकड़े कर दिए, मतलब कि फाड़ दिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा राइट। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर काव्य खंड कंप्लीट हो जाता है। काव्य खंड के जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स का हम लोगों ने एमसीक्यू देख लिया है, और नेक्स्ट सेक्शन में मैं आप लोग का गद्य खंड का, अंतरा भाग का गद्य खंड का सारे एमसीक्यू करा दूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग सारा कंप्लीट कर लेंगे, बस आप लोग चैनल पर बने रहेगा और वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं करना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।